नमस्कार दोस्तों, बोधलोक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 9th का पहला चैप्टर, भारत आकार और स्थिति। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की भौगोलिक स्थिति ही उसे दुनिया में इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाती है? ये सच में एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। अक्सर लोगों को लगता है कि भूगोल बस मतलब कुछ नक्शों और बोरिंग आंकड़ों का नाम है। हाँ, बिल्कुल। बचपन में तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन आज की हमारी ये चर्चा किसी ऑडियो टेक्स्टबुक की तरह बिल्कुल उबाऊ नहीं होने वाली है। एकदम सही कहा। आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से जोड़कर समझेंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी देश की जो लोकेशन है ना, वो सिर्फ एक पोस्टल एड्रेस नहीं होती। हाँ, वो एड्रेस से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये लोकेशन ही तय करती है कि उस देश की जलवायु कैसी होगी, वहाँ का व्यापार कैसा चलेगा और यहाँ तक कि उसका इतिहास किन रास्तों से होकर गुजरेगा। तो मतलब आज की इस विस्तृत चर्चा में हम भारत की इन्हीं विशेषताओं को डिकोड करने वाले हैं। जी हाँ, हम अक्षांश और देशांतर के उस जाल को समझेंगे जो पृथ्वी को घेरे हुए है। और मैं सभी सुनने वालों को ये सुझाव देना चाहूंगी कि वो अपने दिमाग में एक मैप या ग्लोब को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। इससे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ग्लोब विजुलाइज करने से वो क्या कहते हैं, एक मेंटल पिक्चर बन जाती है। तो हमारे पास जो नोट्स हैं उसमें सबसे पहले दो बहुत ही भारी भरकम शब्द आते हैं, अक्षांश और देशांतर। हाँ, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ये शब्द अक्सर बहुत कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो अगर हम अक्षांश और देशांतर जैसे मुश्किल शब्दों को एक आसान उदाहरण से समझें, तो नोट्स इसे एक काल्पनिक ग्रिड या जाल कहते हैं। हाँ, एक इमेजिनरी ग्रिड। इसे अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, तो क्या ये किसी बड़े सिनेमा हॉल में अपनी सीट खोजने जैसा नहीं है? अरे वाह, ये सिनेमा हॉल वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। देखिए, जैसे सिनेमा घर में कतारें या रोज होती हैं और हर कतार में सीट नंबर होता है। हाँ, A1, B2 इस तरह से। बिल्कुल वैसे पृथ्वी पर किसी भी जगह को एकदम सटीकता से ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के ऊपर रेखाओं का एक काल्पनिक जाल बिछा दिया है। तो इसमें अक्षांश कौन सी रेखा है? जो आड़ी रेखाएं हैं, यानी जो लेटी हुई रेखाएं हैं, उन्हें अक्षांश या लैटिट्यूड्स कहते हैं। और जो खड़ी रेखाएं हैं, जो ऊपर से नीचे आती हैं, वो देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। तो इन दोनों के क्रॉस होने से जो बॉक्स बनता है, उससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। एकदम सही। तो अब अगर हम इस बड़े से जाल में अपने भारत को ढूंढें, तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में आता है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के ऊपर। हाँ, और अगर इसके अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के डेटा की बात करें, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट? और ये जाता कहाँ तक है? ये ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भारत का जो सबसे निचला हिस्सा है वो इक्वेटर के काफी करीब है। हाँ, और इसी वजह से दक्षिण भारत में हमें आम तौर पर गर्मी ज्यादा देखने को मिलती है। ये तो बड़ा लॉजिकल है। अब नोट्स में एक और बहुत मशहूर रेखा का बार बार जिक्र है, कर्क रेखा। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। इसकी क्या खासियत है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। मतलब देश के बीचों बीच से निकलती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक रेखा नहीं है, ये एक जलवायु विभाजक है। इस रेखा के दक्षिण का जो हिस्सा है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन। हाँ, वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए साल भर गर्मी रहती है। और इस कर्क रेखा के जो उत्तर का हिस्सा है, उसे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र या सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। तो वहाँ मौसम बदलता रहता होगा, सर्दियां भी आती होंगी। एकदम सही कहा आपने। वहाँ कड़ाके की सर्दी भी पड़ती है और तेज गर्मी भी। कमाल है, एक ही देश में दो अलग अलग जलवायु। और मैंने कहीं पढ़ा था कि ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हाँ, 8 राज्यों से। और ये एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएं, जी। तो सबसे पहले गुजरात आता है। हाँ जी। फिर राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और फिर नॉर्थ ईस्ट में घुसते ही त्रिपुरा और आखिर में मिजोरम। सही। तो ये तो बात हो गई अक्षांश की, जो मौसम तय कर रहा है। अब देशांतर की तरफ आते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या करते हैं? देशांतर रेखाएं मुख्य रूप से, देखिए, वो समय तय करने का काम करती हैं। समय? हाँ, वो कैसे? मैं बताती हूँ। पहले भारत का देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं।
ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, मतलब गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। बिल्कुल। और अगर आप इन दोनों नंबर्स के बीच का गैप देखें तो ये लगभग 30 डिग्री का अंतर बैठता है। 30 डिग्री का अंतर। तो इसका समय से क्या लेना देना है? यहीं पर सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंट आता है। देखिए, पृथ्वी को अपनी धुरी पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। ओके, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। तो 30 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगेंगे? 30 को 4 से गुणा कीजिए, 120 मिनट आते हैं। 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे। एकदम सही। इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में, जो एकदम पूर्व में है, वहां सूरज गुजरात के मुकाबले पूरे 2 घंटे पहले उग जाता है। बाप रे, 2 घंटे का फर्क। तो अगर अरुणाचल में सुबह के 5 बज रहे हैं और सूरज निकल आया है, तो गुजरात में उस वक्त रात के 3 बज रहे होंगे और अंधेरा होगा? हाँ, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर हर राज्य अपने सूरज के हिसाब से अपनी घड़ी सेट करे तो कितना बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अरे, ट्रेनों का टाइम टेबल तो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ऑफिस की मीटिंग्स कैसे होंगी? बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पूरे देश में एक समान समय रखने का फैसला लिया गया, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहते हैं, राइट? बिल्कुल। और इसके लिए बीच का रास्ता निकाला गया। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय मान लिया गया। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये रेखा कहाँ से गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है और इसी का समय पूरे भारत की घड़ियों में दिखता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब इस ग्रिड से थोड़ा बाहर आते हैं, भारत के आकार की बात करते हैं। हाँ, आकार या साइज भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोर्सेज बताते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सुनने में तो ये बहुत विशाल लगता है। संख्या तो बड़ी है, लेकिन अगर हम इसे विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से तुलना करें तो ये पूरी दुनिया की जमीन का मात्र 2.4% है। सिर्फ 2.4%? फिर भी भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। हाँ, 7वां सबसे बड़ा देश, और इस बड़े आकार की वजह से हमारी सीमाएं बहुत लंबी हैं। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री। और समुद्री तटरेखा? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर हमारी समुद्री तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। 7,516.6 किलोमीटर। इतने बड़े आकार का कोई तो खास फायदा होता होगा देश को? फायदे ही फायदे हैं। इस विशाल आकार की वजह से ही हमारे पास इतनी विविध जलवायु है। एक तरफ ठंडे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ गर्म रेगिस्तान और घने जंगल भी हैं, उपजाऊ मैदान भी हैं। बिल्कुल। इसी से हमें अपार प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं और यही हमारी बेजोड़ सांस्कृतिक विविधता का भी कारण है। अलग अलग जगहों पर लोगों का खान पान, पहनावा सब बदल जाता है। वैसे आकार और सीमाओं की बात चली रही है तो मुझे 2004 की उस भयानक सुनामी की याद आ रही है। हाँ, वो बहुत ही दुखद घटना थी। मैंने पढ़ा था कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु था, इंदिरा पॉइंट, वो सुनामी में पूरी तरह समुद्र में डूब गया था। जी हाँ, ये इस बात का सबूत है कि भूगोल कोई रुकी हुई चीज नहीं है। प्रकृति लगातार हमारे नक्शों को बदलती रहती है। ये बात तो है। अच्छा, अब जरा दुनिया के नक्शे को देखते हैं। भारत के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा महासागर है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। हाँ, तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि दुनिया के इकलौते महासागर का नाम किसी देश के नाम पर, यानी भारत के नाम पर क्यों है? इसके पीछे भारत की जो केंद्रीय स्थिति है वो जिम्मेदार है। ये एक बहुत ही जरूरी एग्जाम पॉइंट भी है। केंद्रीय स्थिति मतलब सेंट्रल लोकेशन। हाँ, अगर आप मैप देखें तो भारत पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के बिल्कुल बीच में स्थित है। ये दक्षिण एशिया का एकदम केंद्र है। और भारत का जो नीचे का हिस्सा है, दक्कन का प्रायद्वीप, वो तो महासागर के अंदर तक घुसा हुआ है। एकदम सही। वो प्रायद्वीप हिंद महासागर में उभरा हुआ है। इसकी वजह से भारत को एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा मिलता है। किस तरह का फायदा? व्यापारिक फायदा। पश्चिमी तट से पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ जुड़ना आसान हो जाता है। और पूर्वी तट से? पूर्वी तट से हम दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के देशों के साथ आसानी से समुद्री संबंध बना सकते हैं। तो मतलब कोई और देश हिंद महासागर में भारत जैसी लंबी तटरेखा नहीं रखता है? बिल्कुल नहीं। इसी अहमियत की वजह से इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा। ये तो आज के मॉडर्न ग्लोबल ट्रेड की बात हो गई, लेकिन क्या प्राचीन समय में भी भारत का दुनिया से ऐसा ही संपर्क था? हाँ, बिल्कुल। लोगों को अक्सर लगता है कि जब वास्को डिगामा ने समुद्री रास्ता खोजा
तभी हम दुनिया से जुड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या समुद्री रास्तों की खोज से पहले भी व्यापार होता था? जी हाँ, समुद्री रास्तों से बहुत पहले से ही उत्तर के पहाड़ों में जो दर्रे हैं, यानी जो माउंटेन पासेस हैं, उनके जरिए भारत का दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं से संपर्क था। अच्छा, तो जमीनी रास्ते समुद्र से भी पुराने हैं। वहां से क्या क्या आदान प्रदान होता था? विचारों और संस्कृति का बहुत बड़ा आदान प्रदान हुआ। भारत से उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां दुनिया भर में गईं। और वो जो हमारी गणित की प्रणाली है, हाँ, भारतीय अंक प्रणाली और दशमलव प्रणाली, वो भी इन्हीं जमीनी रास्तों से दुनिया तक पहुंची। साथ ही हमारे मसाले और मलमल के कपड़े का व्यापार भी होता था। मसाले तो हमेशा से मशहूर रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया से भी कुछ भारत आया? बिल्कुल आया। जब पश्चिम एशिया से लोग आए तो वो अपने साथ अपनी वास्तुकला लेकर आए। वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर? हाँ, जैसे गुंबद बनाना, मीनारे बनाना और यूनानी मूर्तिकला का प्रभाव भी भारत में आया। तो ये एक दो तरफा रास्ता था। ये सच में बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे भूगोल ने इतिहास और संस्कृति को आकार दिया। बिल्कुल, भूगोल सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। चलिए अब एक मेंटल मैप टूर पे चलते हैं। दिशाओं के हिसाब से भारत के पड़ोसी देशों को याद करने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, खासकर मैप बेस्ड सवालों के लिए। दिशाओं के हिसाब से याद करना सबसे आसान तरीका है। तो शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम से, यानी नॉर्थ वेस्ट से। उत्तर पश्चिम में हमारी सीमाएं पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती हैं। और अगर हम एकदम उत्तर में देखें, हिमालय की तरफ? उत्तर में 3 देश हैं। चीन, जिसका तिब्बत वाला हिस्सा हमसे लगता है, उसके अलावा नेपाल और भूटान। ठीक है, अब पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं, ईस्ट में। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। और अब बारी आती है दक्षिण की। दक्षिण में तो समुद्र है, तो वहां हमारे समुद्र पार के पड़ोसी देश हैं। वो 2 आइलैंड वाले देश? हाँ, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। मालदीव हमारे लक्षद्वीप के एकदम दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका के बारे में एक बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल आता है एग्जाम में। वो जो समुद्र का पतला सा रास्ता है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। हाँ, उसे पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट कहते हैं, और साथ ही मन्नार की खाड़ी भी है। ये पाक शब्द सुनकर अक्सर स्टूडेंट्स इसे पाकिस्तान से जोड़ लेते हैं। यही तो गलती नहीं करनी है। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये मैप वर्क सच में बहुत जरूरी है। तो हमारी चर्चा अब अपनी अंतिम पड़ाव पर आ गई है। चलिए परीक्षा के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला और अहम पॉइंट, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो देश को 2 हिस्सों में बांटती है। दूसरा पॉइंट, IST या भारतीय मानक समय, जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है और मिर्जापुर से गुजरता है। एकदम सही। तीसरा पॉइंट है भारत की केंद्रीय स्थिति का महत्व, हिंद महासागर के बिल्कुल शीर्ष पर होने की वजह से। और चौथा पॉइंट है भारत का विशाल आकार और उसकी विविधता का गहरा संबंध। ये चारों पॉइंट्स एग्जाम के लिए एकदम कोर कॉन्सेप्ट है। तो अब समय है एक बहुत ही तेज रैपिड फायर रिवीजन का। मैं आंकड़े बोलता हूं, आप बस कंफर्म करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल सही। कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हाँ, जो दुनिया का 2.4% है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। एकदम परफेक्ट। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। करेक्ट। तलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। हाँ, और समुद्री तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर। बिल्कुल सही। एक बहुत ही शानदार क्विक रिवीजन था, और मैं सभी छात्रों को ये सख्त सलाह देना चाहूंगी कि वो खाली मैप और ग्लोब पर इन सब चीजों को मार्क करने की प्रैक्टिस जरूर करें। हाँ, क्योंकि जब हम अपने हाथों से मैप पर चीजें बनाते हैं तो वो दिमाग में छप जाती हैं और एग्जाम में कभी नहीं भूलती। विजुअल तरीके से सीखी गई चीजें हमेशा याद रहती हैं। आज की इस शानदार बातचीत को समेटते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भूगोल रटने का विषय नहीं बल्कि दुनिया को समझने का तरीका है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर भारत के उत्तर में हिमालय के वो ऊंचे पहाड़ और उनमें से गुजरने वाले वो प्राचीन दर्रे नहीं होते, तो क्या भारतीय दशमलव प्रणाली और पंचतंत्र की कहानियां कभी पूरी दुनिया तक पहुंच पाती? ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैप्स देखते रहिए और सीखते रहिए।